नमस्कार। आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। आज हम वन संसाधन के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे कि कैसे वन हमारे लिए एक रिसोर्स है, संसाधन है। उनका हमें किस तरीके से उपयोग करना चाहिए, कैसे हम उनका मिसयूज कर रहे हैं, भविष्य में उसके क्या दुर्गम जो फल हैं वो देखने को मिल सकते हैं, कैसे हम उनका कंजर्वेशन कर सकते हैं। तो ये क्लास हमारी इसी टॉपिक पे बेस्ड रहेगी। देखिए, फॉरेस्ट रिसोर्सेज जो हैं वो ये फॉरेस्ट वर्ड जो है ये एक लैटिन वर्ड से लिया गया है जो है कि फॉरेस्ट का मतलब होता है आउटसाइड। तो फॉरेस्ट जो हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन हैं। अर्थ पे जितने भी प्राकृतिक संसाधन हैं उनमें से एक, लगभग 1/3 हिस्सा जो है अपनी अर्थ का वो फॉरेस्ट के द्वारा कवर्ड है। ये जो वन संसाधन होते हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं और किसी भी राष्ट्र की इकोनॉमी में, उसकी अर्थव्यवस्था में ये एनवायरनमेंट को चेंज करने की कैपेसिटी रखते हैं, जिसमें बहुत सारी लिविंग और नॉन लिविंग चीज़ें शामिल होती हैं। लिविंग थिंग्स में से ट्रीज़, शर्ब्स, वाइल्ड लाइफ आदि, और नॉन लिविंग थिंग्स में से वाटर, जो भी पोषक तत्व हैं, चट्टानें हैं, सूर्य का प्रकाश है, हवा है, ये सब। तो जो वन है वो बहुत ही एक बड़ा रोल प्ले करते हैं। मनुष्य के लिए वनों के पास बहुत सारे इकोनॉमिक, हिस्टोरिकल, कल्चरल, रिलीजियस, एस्थेटिक्स, रिक्रिएशनल बहुत सारी वैल्यूज़ होती हैं वनों की मनुष्य के लिए। देखिए, आर्थिक रूप से भी हम सब जानते हैं कि किस तरीके से वन हमारे लिए लाभदायक होते हैं। कुछ वृक्षों का महत्व है हमारे यहाँ, वो धार्मिक रूप से भी है, रिलीजियस रूप से भी, जैसे पीपल है, तुलसी है, नीम है। इन वृक्षों को हम पूजनीय मानते हैं। तो ये कल्चर और रिलीजन के साथ में भी अपने जुड़ा हुआ होता है। फॉर वन हमें ईंधन, लकड़ी, इमारती लकड़ी, जो वन्य जीव हैं उनको आवास प्रदान करते हैं। बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हैं जिनको कच्चा माल वनों से मिलता है, और भी जो वन्य उत्पाद होते हैं वो हमें वृक्षों से मिलते हैं। इसके अलावा इनकी मेडिसिनल वैल्यू भी होती है, बहुत सारी दवाइयाँ ऐसी हैं जो पेड़ पौधों से बनती हैं। और इसके अलावा जलवायु का जो रेगुलेशन है वो भी वनों के द्वारा किया जाता है। भारत के संदर्भ में अगर हम बात करें तो भारत जो है वो बहुत ही विशाल और विभिन्नताओं वाला देश है। कुछ हिस्से भारत में ऐसे हैं जहाँ पे विश्व के सबसे अधिक वर्षा वाले स्थान हैं, और यहाँ पे डेजर्ट भी है जहाँ पे बहुत ही कम वर्षा होती है। तटीय इलाके भी हैं, कोस्ट लाइन भी है। इसके अलावा अल्पाइन वनस्पति भी यहाँ पाई जाती है। नदियों की डेल्टा में डेल्टाई वन भी पाए जाते हैं। इसके अलावा उष्ण कटिबंधीय यहाँ पे द्वीप समूह भी हैं। तो काफ़ी यहाँ पे डाइवर्सिटी पाई जाती है। फॉरेस्ट का यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा वैरायटी हमें देखने को मिलती है, और वितरण में भी यहाँ पे काफ़ी असमानता है। अपन अगर बात करें जैव विविधता की, तो भारत विश्व के जो 17 मेगा जैव विविधता वाले एरिया हैं उनमें से 2 यहाँ पे हैं। एक तो उत्तरी पूर्वी भारत और दूसरा पश्चिमी घाट। ये दोनों जगह ही ऐसी हैं जहाँ पे काफ़ी मात्रा में जैव विविधता पाई जाती है। वो वनों के संदर्भ में भी है और वन्य जीवों के संदर्भ में भी है। तो और हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था कि भारतीय वन जो हैं उनमें मरुस्थलीय वनों से लेकर के एल्पाइन वनों तक
सभी प्रकार लगभग यहाँ पे पाए जाते हैं। शीतोष्ण वन भी हैं यहाँ पे, पतझड़ी भी हैं, सदाबहार भी हैं, मरुस्थली कांटों वाली झाड़ियाँ भी हैं यहाँ पे, शंकु आकार के प्लांट्स भी यहाँ पे पाए जाते हैं। तो काफ़ी वैरायटी हमें यहाँ देखने को मिलती है। फॉरेस्ट कवर की अगर हम बात करें इंडिया में, ये 2007 के संदर्भ में है, तो जो नॉन फॉरेस्ट एरिया है वो 77.72% है और बहुत ही घने वन जो हैं वो मात्र 2.54% है। खुले वन हैं 8.77%। तो वनों की मात्रा अपने यहाँ काफ़ी कम है। फॉरेस्ट डिग्रेडेशन जो है वो इंडिया में किस हिसाब से हुआ उसका थोड़ा सा हम देख लेते हैं। 20वीं शताब्दी की शुरुआत में हमारे भारत में 30% भूमि जो थी वो फॉरेस्ट के द्वारा कवर्ड थी, लेकिन जब 20वीं शताब्दी का अंत हुआ तब तक ये घट करके मात्र 19.4% रह गया था। बहुत ज़्यादा यूज करने से जो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट कवर था इंडिया में वो सिर्फ़ और सिर्फ रह गया है जो तटीय इलाके हैं वहाँ पे, पश्चिमी घाट और जो उत्तरी पूर्वी भारत है वहाँ पे ये वन हमें ट्रॉपिकल फॉरेस्ट जो है वो देखने को मिलते हैं। बाकी ऑलमोस्ट सारे भारत से इनको काटा जा चुका है। हमारे यहाँ जनसंख्या का साइज़ बहुत बड़ा है और बहुत ही कम, ज़्यादा भूभाग ऐसा है जहाँ पे बहुत ही कम बारिश होती है। तो हमारे यहाँ जो फॉरेस्ट एरिया है वो वर्ल्ड फॉरेस्ट एरिया से काफ़ी कम है। प्रति व्यक्ति के हिसाब से अगर अपन देखें तो भारत में है 0.075 और विश्व में ये है 0.64 हेक्टेयर प्रति व्यक्ति। तो विश्व के कंपैरिजन में अगर हम भारत में देखते हैं तो स्थिति काफ़ी निराशाजनक और चिंताजनक है। भारतीय वनों की समस्याएं क्या हैं? भारतीय वनों की सबसे बड़ी समस्या ये है कि उनका तेज़ी से ह्रास हो रहा है। वन हमें बहुत सारे चीज़ें प्रदान करते हैं, लेकिन जनसंख्या में जैसे जैसे बढ़ोतरी होती है वैसे वैसे जो वन्य पदार्थ हैं उनकी मांग भी बढ़ने लगती है। वनों का सबसे महत्वपूर्ण उत्पाद लकड़ी है, जिसे हम ईंधन, भवन निर्माण, फर्नीचर और बहुत से कई कार्यों के लिए उपयोग में लेते हैं। तो इसके लिए बड़े पैमाने पर फिर पेड़ काटे जाते हैं। कई वन्य क्षेत्रों को साफ करके वहाँ पे खेती शुरू की गई है। देश के उत्तरी पूर्वी भागों में जो स्थानांतरित कृषि प्रारूप है उससे वनों को बहुत हानि होती है। बहुत से उद्योग जो हैं वो वनों पर ही निर्भर हैं और कच्चा माल उपलब्ध करने के लिए उन्हें वनों को काटना होता है। दूसरी समस्या हमारे यहाँ वन्य प्रदेशों में परिवहन की है। बहुत से क्षेत्रों में परिवहन की पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध ही नहीं हैं, जिसके कारण वनों का उचित शोषण करने में कठिनाई आती है। भारत के वन क्षेत्र का 16% भाग दुर्गम है। इसके अलावा जो उष्णकटिबंधीय वन हैं वो बड़े घने हैं और उनकी लकड़ी सख्त है। तो एक ही स्थान पे कई प्रकार के वृक्ष उगते हैं, इसलिए ये वन आर्थिक दृष्टि से इतने उपयोगी नहीं हैं। वनों की उपयोगिता और उनके ह्रास को देखते हुए भारत में वनों के विकास और उनके संरक्षण की बहुत आवश्यकता है। भारत की भौगोलिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए ये आवश्यक है कि देश का 33% भाग वनों से ढका हुआ होना चाहिए और इसका 60% तो पर्वतीय क्षेत्रों में होना चाहिए और मैदानी भाग में 20% भाग पर वन होने चाहिए। स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद में इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए बहुत सारे अभियान चलाए गए और 1950 से अब तक हर साल वन महोत्सव मनाया जाता है और इसके अंतर्गत देश के विभिन्न भागों में वृक्षारोपण भी किया जाता है। कृषि के लिए जो अनुपयुक्त क्षेत्र है वहाँ पे नहरों, सड़कों, रेल मार्गों के किनारे पर बहुत सारे वृक्ष लगाए जाते हैं। 1950 में जब इसकी शुरुआत हुई थी तो 4 करोड़ पेड़ लगाए गए थे, लेकिन उनमें से मात्र 1/4 वृक्ष ही बड़े हो पाए थे। अगले वर्ष 1951 में फिर से 4 करोड़ लगाए गए। 12 मई 1952 को वन नीति निर्धारित की गई थी, जिसमें संशोधन 1988 में किया गया था और इसी नीति के अंतर्गत देश के 33% भाग पर वन लगाने की बात कही गई थी।
राजस्थान में मरुस्थल को आगे बढ़ने से रोकने के लिए 650 किलोमीटर लंबी और 8 किलोमीटर चौड़ी पट्टी में पाकिस्तानी सीमा के साथ साथ वृक्ष लगाए गए हैं ताकि मरुस्थल का विस्तार जो पूर्व की तरफ हो रहा है वो रुक जाए। देहरादून में हमारा वन अनुसंधान संस्थान स्थित है जो वनों के विकास में विशेष योगदान दे रहा है। जोधपुर, जबलपुर, जोरहाट, बेंगलुरु और कोयम्बटूर में इस संस्थान की 5 कॉलेजेस चलती हैं, वो भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। 1981 में भोपाल में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट की स्थापना की गई है और 1999 में नेशनल फॉरेस्ट्री एक्शन प्रोग्राम तैयार किया गया है। इससे भी वनों के संरक्षण और विकास में बड़ी सहायता मिली है। वनों का संरक्षण हम क्यों करें, कैसे करें, तो इस पे हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि क्या इम्पोर्टेंस है वनों की, क्या यूज हैं हमारे लिए फॉरेस्ट के। तो फॉरेस्ट जो है वो रेगुलेशन ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट एंड टेम्परेचर, विश्व भर का जो जलवायु है और जो तापमान है उसका रेगुलेशन प्लांट्स ही करते हैं। जब भी किसी हम पर्यावरणीय समस्या का जिक्र करते हैं तो उसके समाधान में हम एक ही चर्चा करते हैं कि वनों का आवरण बढ़ाया जाए, वृक्षारोपण बढ़ाया जाए। तो फॉरेस्ट ही, वन संसाधन को बढ़ाया जाना ही एकमात्र जो वर्तमान में जितनी भी पर्यावरणीय समस्याएं चल रही हैं उनका समाधान है। तो ये क्रूशियल रोल प्ले करते हैं ग्लोबल क्लाइमेट और टेम्परेचर में एज फॉरेस्ट का और एब्जॉर्ब द सोलर रेडिएशन। ये सोलर रेडिएशन का एब्जॉर्प्शन करते हैं। अदरवाइज अगर ये एब्जॉर्प्शन नहीं होगा तो ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी वापस, जो सोलर एनर्जी है वो, और धरातल से टकरा करके पुनः अंतरिक्ष में चली जाएगी। ट्रांसपिरेशन ऑफ प्लांट्स इंक्रीज द एटमॉस्फेयर ह्यूमिडिटी। जो प्लांट्स के द्वारा वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है वो वायुमंडल में आर्द्रता को बनाए रखती है, जिसकी वजह से जो रेनफॉल है वो होता है, वातावरण में जो कूलनेस होती है वो होती है, और ये जल चक्र को भी रेगुलेट करता है। अभी सभी ने महसूस किया होगा कि चिलचिलाते हुए धूप में अगर अपन घर से निकलते हैं और चलते जा रहे हैं तो हमें तलाश रहती है एक ऐसे रास्ते की जिसकी दोनों तरफ घने पेड़ लगे हों और छायादार स्थान हो जिसमें हम आसानी से चल पाएँ। बहुत दूर से अगर हम चल के आ रहे हैं और एक पेड़ की छाया अगर हमें मिल जाती है तो जन्नत नसीब हो जाती है। ऐसा आपने भी कभी महसूस किया होगा। तो पेड़ जो हैं वो नेसेसरी हैं। हम और फंक्शंस की बात करते हैं फॉरेस्ट की, जो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। इस क्लास के लिए इतना ही। धन्यवाद।